सभी को नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग। चलो बेटा, सभी जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे। एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सभी को आवाज आ रही है? सभी बताएंगे जल्दी से। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग माही, गुड इवनिंग। अरे अर्जुन बाबू का बात कर रहे हो बेटा? इतना तो हमारी मम्मी भी नहीं बोलती हमको। चलो देखो इधर। चलो भाई शुरू करते हैं सेशन। आज का हमारा चैप्टर है नेशनल इमरजेंसी, और नेशनल इमरजेंसी को हिंदी में बोलते हैं बच्चों राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है भाई, तो नेशनल इमरजेंसी आज हमें पढ़नी है। कल हम पढ़ेंगे फिर अपना स्टेट इमरजेंसी, या जिसे प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, और एक है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। तो कल वो दो तरह की इमरजेंसीज पढ़ेंगे। आज नेशनल इमरजेंसी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ऑलरेडी आए हुए हैं, और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्कार, जय हिंद। तबियत थोड़ा कोल्ड है, कोल्ड वो आवाज में थोड़ा चेंज तुम्हें नजर आ रहा होगा, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो वो तो जब बहुत एक्सट्रीम कोई कंडीशन खराब होती ना तब ऐसे ऑफ होता है, अदरवाइज तो जुकाम वुकाम तो ठीक है, झेल जाते हैं। चलो भाई देखो, शुरू करते हैं। अच्छा हाँ, तो सबसे पहले देखो नेशनल इमरजेंसी को समझने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। जो भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एटीएम बैच में है पर जिनकी थ्योरी कमजोर है या उन्होंने पढ़ी नहीं है पहले कभी, तो फटाफट से इस बैच से जुड़ जाएं और बढ़िया तैयारी करें। सारे सब्जेक्ट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक, जीके, इकोनॉमिक्स सब यहां पर हो रहा है, होगा, और बहुत शानदार जीके आपकी कवर होने वाली है। तो जिसकी थ्योरी कमजोर है या 1% भी शक है तो भैया ज्वाइन कर लो, अदरवाइज एटीएम का कोई फायदा नहीं। और जिन्होंने थ्योरी कंप्लीट करके या 50% से ज्यादा कवर करके एटीएम ज्वाइन किया है तो बहुत बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं। The Indian Constitution gives the President the authority to declare 3 types of emergencies. Which of the following is not among them? भारतीय संविधान राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकाल घोषित करने का अधिकार देता है। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से नहीं है? सभी लोग जल्दी से रिस्पॉन्ड करेंगे, जल्दी बताएंगे सभी लोग बेटा। इनमें से कौन सा नहीं है इमरजेंसी? चलो बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आंसर हो जाएगा सी, यानी ये कोई इमरजेंसी है ही नहीं, ये कोई इमरजेंसी है ही नहीं। अनुच्छेद 358 में सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। हां, 3 तरह की इमरजेंसी जिसे हम कहते हैं, एक तो 356 के तहत अपनी इमरजेंसी इन स्टेट, जिसे प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, यानी राज्य में आपातकाल, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, बेसिकली अगर तुम सीक्वेंस में चलोगे तो सीक्वेंस में ऐसा है भाई, सबसे पहले याद रखो ये 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, आज हमारा टॉपिक भी यही है। तो राष्ट्रीय आपातकाल जनरली पूरे देश पर या देश के किसी एक हिस्से पर लगाया जाता है। यह मत सोचना कि सर नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, तो क्या यह पूरे देश पर ही लगेगा। जनरली अभी तक जब भी लगा है तो पूरे देश पर लगा है। 3 बार लगी अब तक की नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में। याद रखो बेटा, आजादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, नेशनल इमरजेंसी लगी है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, और तीनों बार पूरे देश पर लगाया गया है। पर यह प्रावधान भी है कि अगर पूरे देश की सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है, किसी एक इलाके की सिक्योरिटी को, सुरक्षा को खतरा है, तो सिर्फ उस इलाके में भी राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो जरूरी नहीं कि हर बार पूरे देश पे लगाई जाए, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। पूरे देश को खतरा है तो पूरे देश पर लगाई जाएगी, और देश के किसी एक हिस्से पर खतरा है तो उस हिस्से पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। तो पहली तो हो गई नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 के तहत, जो पूरे देश में या देश के किसी एक हिस्से पर सुरक्षा को खतरे को देखते हुए, सुरक्षा के ऊपर खतरे को देखते हुए लगाई जाती है। 356 इमरजेंसी इन स्टेट, जब किसी राज्य में जो राज्य सरकार है वो पगली हो जाए, जब संविधान का पालन ना करे, अपनी मन मर्जी से जनता के बीच में घटिया पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करे, जनता के ऊपर अत्याचार करे, परेशान करे, तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल करके प्रेसिडेंट्स रूल या स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं।
तो पूरे देश की सुरक्षा को खतरा हो या देश के किसी एक सुरक्षा देश के किसी एक हिस्से की सुरक्षा को खतरा हो तो नेशनल इमरजेंसी। पर अगर देश के किसी एक राज्य में संविधान का पालन नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है, सरकार अपनी मनमर्जी चला रही है, तो वहां पर लगेगी स्टेट इमरजेंसी यानी राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट्स रूल। और वहीं जब आर्टिकल 360 की बात करते हैं बच्चों, ये आज तक देश में नहीं लगी है, आज तक नहीं लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, पर लगते लगते बच गई है दो बार, एक तो 1991 के आसपास और एक 2009 के आसपास। दोनों बार मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने हमें हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लिया। ठीक है भाई, 1991 में वो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, वित्त मंत्री हुआ करते थे केंद्र सरकार में, और यहां पर जब हम 2009 की बात करें तो वो खुद प्रधानमंत्री थे। तो इकोनॉमिस्ट आदमी तो कैसे भी चीजों को बचा ही लेता है। तो आर्टिकल 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात हो रही है कि जब भी कभी देश की मुद्रा, देश की करेंसी को खतरा हो, जब भी हमारी देश की करेंसी की वैल्यू इतनी कम हो जाए कि हमारी अर्थव्यवस्था बर्बाद होने की कगार पर है, तो हम लगाते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो आज तक लगाने का मौका नहीं मिला और भगवान करे लगाने का मौका ना मिले। ठीक है, तो आर्टिकल 358 जो है ये किसी भी तरह की इमरजेंसी नहीं है। तो 352 इंपॉर्टेंट, 356, 360 याद रखना भी इजी है। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 चार का गैप है, चार आर्टिकल्स का स्टेट इमरजेंसी, फिर चार का गैप है फाइनेंशियल इमरजेंसी, तो ये नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु हैज द राइट टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन इंडिया? भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे है? सब लोग जल्दी से बताएंगे, जल्दी जल्दी बताओ बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास राइट है इमरजेंसी डिक्लेयर करने का। डिक्लेयर को एक और शब्द का इस्तेमाल करके बताया जाता है। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि डिक्लेयर शब्द या घोषित या घोषणा वाला वर्ड आए, यहां पर प्रोक्लेम वर्ड भी आ सकता है। कौन सा वर्ड आ सकता है? प्रोक्लेम। मैं लिख देता हूं तरीके से, ध्यान से देखो। प्रोक्लेम, अब ससुरा डी लग रहा है। प्रोक्लेम या डिक्लेयर एक ही मतलब है। तो किसके पास इमरजेंसी डिक्लेयर या प्रोक्लेम करने की पावर है? राष्ट्रपति के पास। पर इसका एक तरीका है भाई, इसका एक तरीका है, सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। राष्ट्रपति ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से इमरजेंसी लगाते हैं, ध्यान से सुनो मेरी बात। राष्ट्रपति एक तो पूरे देश पर इमरजेंसी क्या होती है, पूरे देश पर लग सकती है, पूरे देश पर, या देश के किसी क्षेत्र विशेष पर, किसी एक क्षेत्र पर्टिकुलर रीजन पे भी लगाई जा सकती है। तो पूरे देश पर तो लगती ही है, अभी तक जो 3 बार लगाई गई है पूरे देश पर ही लगाई गई है, पर यह देश के एक पर्टिकुलर हिस्से पर भी लगाई जा सकती है। ऐसा नहीं कि पूरे देश पर ही लगेगी। अभी मैं बता रहा था, यही बता रहा था कि देश के किसी हिस्से पर भी लागू हो सकती है, पूरे देश पर या देश के किसी हिस्से पर भी लागू हो सकती है। लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रेसिडेंट की। लागू करने की जिम्मेदारी किसकी? प्रेसिडेंट की। पर एक चीज याद रखना, मैंने क्या बोला? प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से काम नहीं करते हैं। अगर प्रेसिडेंट की मर्जी से इमरजेंसी नहीं लग रही है तो किसकी इमरजेंसी, किसकी परमिशन से लग रही है बताओ? अगर प्रेसिडेंट की मर्जी से ये इमरजेंसी नहीं लग रही है तो किसकी मर्जी से, किसकी परमिशन से लग रही है? कब कब लगी बताऊंगा, अभी बताऊंगा बेटा, डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लो। यूनियन कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट मैंने बताया था। तो बेसिकली होता क्या है कि राष्ट्रपति पूरे देश पर या देश के किसी भी हिस्से पर लागू कर सकते हैं इमरजेंसी 3 सिचुएशंस में। कितनी सिचुएशंस में बच्चों? 3 सिचुएशंस में, 3 कंडीशंस में। यानी 3 में से अगर कोई भी कंडीशन बन रही है, ये 3 कंडीशंस हैं, इनमें से कोई भी अगर कोई कंडीशन बन रही है तो उस बेसिस पर राष्ट्रपति डिक्लेयर कर देते हैं नेशनल इमरजेंसी। पर वो खुद की मर्जी से नहीं करते, उनके पास ऑर्डर आता है। मैं बताता हूं कहां से आएगा। देखो भाई, सबसे पहले तो हमारे पास हो जाएगा 3 कंडीशंस। कौन सी है? एक तो वॉर की कंडीशन, युद्ध की कंडीशन है। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल एग्रेशन
ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बात। अब बाहरी बाहरी आक्रामकता, बाहरी आक्रामकता, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है बाहरी आक्रामकता। और तीसरा 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 है आर्म्ड रेबिलियन, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबिलियन, सशस्त्र विद्रोह। अब मैं तीनों सिचुएशन को फटाफट समझा देता हूं, ध्यान से देखो, तीनों सिचुएशंस को फटाफट से समझा देते हैं। सशस्त्र विद्रोह, देखो भाई ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। वॉर की सिचुएशन अगर है हमारे सामने, हमारे देश के सामने अगर वॉर की सिचुएशन है, युद्ध की सिचुएशन है, या युद्ध कर रहे हैं हम, तो ऐसी सिचुएशन में हमें लगानी पड़ती है नेशनल इमरजेंसी। बेसिकली वॉर की सिचुएशन वो होती है जब दो देशों की सरकार ये डिक्लेयर कर दे कि हम हमारी आर्मीज को एक दूसरे के अगेंस्ट करने वाले हैं यूज। अब जैसे 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ, 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, जिस टाइम पर वो बॉर्डर मूवी बनी थी, है ना, सनी देओल वगैरह वाली। तो वो जो 1971 का वॉर हुआ तो प्रॉपर वॉर था, और उस वॉर के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगी देश में। अब देखो वॉर की सिचुएशन कब बन रही है, जब दोनों देशों की सरकारें ये बोल रही है कि हम अपनी, ध्यान सुनो, दोनों देशों की सरकारें ये बोल रही है कि हम अपनी आर्मीज का इस्तेमाल एक दूसरे के अगेंस्ट करने वाले हैं, तो वॉर की सिचुएशन है। ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है जब एक देश तो शांत है, एक कंट्री तो शांत है, दूसरा देश जो है वो उंगली किए जा रहा है। एक देश शांत है, उसको कुछ नहीं करना युद्ध वगैरह, पर दूसरे को उंगली करनी है, दूसरे के चनूने लग रहे हैं। ठीक है, ओए तुम साला ईयरफोन वगैरह लगा के बैठो यार। ठीक है, दूसरे को दिक्कत हो रही है। ठीक है भाई, बिल्कुल विक्रम, बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो बेटा। ठीक है, देखो भाई ध्यान से, तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ, मैं तुम्हें एग्जांपल भी दूंगा। हमारे यहां जो तीनों लगे, तीनों कंडीशन से लग चुकी है एक बार। ठीक है, तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब एक कंट्री शांत है, उसको युद्ध नहीं करना, पर दूसरी वाली उंगली कर रही है, पोक कर रही है। ठीक है, यानी छेड़ रही है उसे। और उसके बाद आर्म्ड रेबेलियन का मतलब है जब देश की जनता ही देश की सरकार के अगेंस्ट विद्रोह कर दे, सशस्त्र विद्रोह, हथियारों के साथ विद्रोह। अगर देश की जनता ही देश की सरकार के अगेंस्ट हो जाए तो फिर भैया वो आर्म्ड रेबेलियन है, सशस्त्र विद्रोह है। हमारे यहां 3 बार इमरजेंसी लगी है, और तीनों बार अलग अलग कंडीशंस में। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, हमारे यहां युद्ध के बेसिस पे तो लगी 1971 में, जब हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया था पाकिस्तान से, है ना। बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोलते थे, तो हमने 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध किया। 1971 में उस टाइम पे नेशनल इमरजेंसी जो लगी वो युद्ध की बेसिस पे लगी। एक्सटर्नल एग्रेशन जो 1962 में लगी थी, जब चाइना का युद्ध हुआ था हमारे साथ, है ना, जब हमारा चाइना से युद्ध हुआ 1962 में, उस टाइम पे हम नहीं चाह रहे थे कि हम युद्ध करें, पर चाइना उंगली किए जा रहा था। अब उंगली करोगे तो भाई फिर हम कब तक झेलेंगे, और उसके बाद फिर परेशानी हुई और हमने युद्ध किया, हमने इमरजेंसी लगाई। तो पहली इमरजेंसी 1962 में लगाई, एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रामकता की वजह से, बाहरी आक्रामकता की बेसिस पर, आधार पर हमने पहले लगाई 1962 में, क्योंकि बाहरी आक्रामकता कौन दिखा रहा था, चाइना दिखा रहा था, हम तो शांत थे। बाहरी आक्रामकता चाइना दिखा रहा था, हम तो शांत थे। और तीसरी जो कंडीशन है आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह, देश की जनता ही जब आपके विद्रोह में आ जाए, विरोध में आ जाए, तो ये लगी है बच्चों 1975 में, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। ये 1962 वाली नेहरू जी ने, और ये 1971 और 1975 वाली इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। आर्म्ड रेबेलियन 1975 में लगी थी, आर्म्ड रेबेलियन के बेसिस पे, सशस्त्र विद्रोह के बेसिस पर। अच्छा, उस जमाने में आर्म्ड रेबेलियन को बोलते थे, ध्यान से देखो, इंटरनल डिस्टर्बेंस। यानी पहले आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह शब्द शामिल नहीं था, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। अब तुम बोलोगे सर कब हुआ करता था? इंटरनल डिस्टर्बेंस का मतलब है आंतरिक डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई? जो भी है, आंतरिक कलह है या जो भी बोलेंगे, ठीक है। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से, यानी देश के अंदर ही कुछ परेशानियां हो रही है, उसकी वजह से ये इमरजेंसी लगानी पड़ी। तो 1962 एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर चाइना तंग कर रहा था हमें।
1971 वॉर के बेसिस पे दोनों कंट्रीज ने डिक्लेयर कर दिया कि हम एक दूसरे के अगेंस्ट आर्मी इस्तेमाल करेंगे। और आर्म्ड रेबेलियन 1975 में इंदिरा गांधी जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए लगाई, अपने पर्सनल मोटिव से लगाई। इसकी एक बार डॉक्यूमेंट्री देख लेना, तुम्हें और अच्छे से समझ में डिटेल में आएगी, बढ़िया तरीके से। तो आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो इमरजेंसी लगी 1975 में, उस जमाने में सशस्त्र विद्रोह नहीं बोलते थे, आर्म्ड रेबेलियन नहीं बोलते थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलते थे। क्या बोलते थे? इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, आंतरिक डिस्टर्बेंस। और एक चीज और याद रखना, ये जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, इसका मतलब तो कुछ भी हो सकता है, इसका तो बहुत ब्रॉड मीनिंग है। इंटरनल डिस्टर्बेंस से कुछ स्पेसिफिक पता चल रहा है तुम्हें कि आंतरिक डिस्टर्बेंस? कैसी आंतरिक डिस्टर्बेंस? मतलब समझ में नहीं आ रहा ना यार, कैसी तक किस तरह की डिस्टर्बेंस है? तो यहां पर इस वर्ड को, इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म किया गया 44th अमेंडमेंट के द्वारा। इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को हटाया गया 44th अमेंडमेंट 1978 में, मोरारजी देसाई की सरकार ने, है ना भाई। तो 1975-76 में तो इमरजेंसी लगी हुई थी। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में, 1978 में 44th अमेंडमेंट 1978 में इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि इसका मतलब बहुत बड़ा था, इसको देखकर पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली क्यों इमरजेंसी लगी है, तो इसको बदल दिया गया और बोला गया आर्म्ड रेबेलियन। तो याद रखना 44th अमेंडमेंट के द्वारा ही इंटरनल डिस्टर्बेंस, जो कि एक कंडीशन है नेशनल इमरजेंसी की, उसका नाम बदल के कर दिया गया आर्म्ड रेबेलियन। यानी जनता जब विद्रोह कर दे, सशस्त्र विद्रोह कर दे, हथियारों के साथ कर दे, तब। ठीक है, अब बात यह है कि सर आपने ये तो बता दिया कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है पूरे देश पर या देश के किसी हिस्से पर लागू करने का। 3 सिचुएशंस में लागू हो सकती है, हमें समझ में आ गया। तीनों सिचुएशंस में एक एक बार लागू हो चुकी है, वो भी हमें समझ में आ गया। तो सर आगे क्या? अब मैं आपको आगे की चीज बताता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। एग्जैक्टली होता क्या है मैं आपको बताऊं। अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पे इमरजेंसी लगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से नेशनल इमरजेंसी लगे, तो इसमें मुझे एक बात बताओ, ये इमरजेंसी किसी दूसरे देश की वजह से लग रही है? भाई अगर वॉर के बेसिस पर, युद्ध के बेसिस पर, और एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहरी आक्रामकता के आधार पर हम इमरजेंसी लगाएं, तो दोनों ही कंडीशंस में एक दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है हमारे साथ। ठीक है, दूसरी कंट्री इन्वॉल्व है, तभी तो हम लगा रहे हैं। तो बात यह है कि जब इन दो कंडीशंस के बेसिस पर इमरजेंसी लगती है, तो इन्हें बोलते हैं, तो उस इमरजेंसी को बोलते हैं, उस नेशनल इमरजेंसी को बोलते हैं एक्सटर्नल इमरजेंसी। क्योंकि ये बाहरी कारक है। भाई वॉर किसके साथ है? एक दूसरी कंट्री के साथ है, तो बाहरी फैक्टर है। एक्सटर्नल एग्रेशन कौन दिखा रहा है? दूसरी कंट्री दिखा रही है हमारे टुवर्ड्स, वो बाहरी फैक्टर है। तो एक्सटर्नल, ध्यान सुनना मेरी बात, कि एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर की सिचुएशन में अगर इमरजेंसी लगे, नेशनल इमरजेंसी, तो उसे एक्सटर्नल इमरजेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल इमरजेंसी, बाहरी आपातकाल, बाहरी आपातकाल। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पर एक्सटर्नल इमरजेंसी, और ये क्योंकि देश के अंदर हो रहा है, सशस्त्र विद्रोह देश की जनता देश के अंदर कर रही है, तो इसी वजह से इसे बोला जाता है इंटरनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो इंटरनल इमरजेंसी, इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है। तो इंटरनल इमरजेंसी किसके बेसिस पे? आर्म्ड रेबेलियन, सशस्त्र विद्रोह अगर जनता कर दे तो। चलो भाई, अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर की जाती है। यहां पे देखो, जैसे मैंने आपको बताया प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी नहीं चलती, ये देख लो, उसके बाद क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे काफी सारे। जैसे मान लो प्रेसिडेंट की अपनी मर्जी तो चलेगी नहीं, तो कौन डिसाइड करता है कि इमरजेंसी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? तो एक तो प्राइम मिनिस्टर, देश के प्रधानमंत्री, और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो प्रधानमंत्री, सभी लोग ध्यान से देखेंगे बेटा, तो एक तो प्रधानमंत्री और साथ ही साथ उनकी मंत्री परिषद।
ठीक है भाई, मंत्री परिषद। अब इनकी तरफ से एक रिटन प्रस्ताव आता है, एक लिखित प्रस्ताव जाता है, एक रिटन रेजोल्यूशन, पॉलिटी की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन, प्रस्ताव, एक रिटन रेजोल्यूशन, एक लिखित प्रस्ताव प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की तरफ से जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति को उसको मानना जरूरी है, राष्ट्रपति को उसको मानना जरूरी है। तो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद, जिसमें ज्यादा से ज्यादा 81 लोग हो सकते हैं, उन्होंने एक रिटन रेजोल्यूशन दिया, एक रिटन रेजोल्यूशन दिया, और इस रेजोल्यूशन के थ्रू, इस प्रस्ताव के थ्रू, ध्यान से देखो बेटा, राष्ट्रपति के पास ये प्रेशर आ गया कि भाई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है। तो प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब लिखित में ये कह रहे हैं कि भाई खतरा बहुत बढ़ गया है और प्रेसिडेंट साहब या प्रेसिडेंट साहिबा नेशनल इमरजेंसी लगाने का वक्त आ गया है, तो प्रेसिडेंट जो है इस डिसीजन को मानता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है, ध्यान से देखो बेटा, प्रेसिडेंट जो है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्रेसिडेंट इसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट्स इट, प्रेसिडेंट एक्सेप्ट करते हैं, और ध्यान से देखो बेटा, प्रेसिडेंट नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। अब प्रेसिडेंट ने जब इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, घोषणा कर दी है, तो अब ये जो इमरजेंसी प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर की है, ये 1 महीने तक रहेगी। कितने टाइम के लिए वैलिड है? फॉर 1 मंथ के लिए ये वैलिड है। तो राष्ट्रपति ने जो इमरजेंसी लगाई, नेशनल इमरजेंसी लगाई, तो वो कितने टाइम के लिए? एक टाइम, मतलब एक बारी में 1 महीने के लिए ही ये वैलिड है। तो प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, यूनियन कैबिनेट के कहने पर ये 1 महीने के लिए है। जैसे मान लो अगर इन्होंने 1 जनवरी 2025 में अगर इन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की है, तो ये रहेगी बच्चों 31 जैन 2025 तक। तो प्रेसिडेंट जब डिक्लेयर करते हैं तो वो 1 महीने के लिए होती है ऑटोमेटिकली। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि सर 1 महीने में तो क्या ही हालात सुधार होंगे, टाइम पीरियड तो बढ़ना चाहिए, तो टाइम पीरियड एक बारी में 6 महीने के लिए बढ़ सकता है, एक बार में 6 महीने के लिए। अब ये कैसे होगा कि देखो यहां पे प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, ध्यान से देखो, प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, ये देखो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद ने एक लिखित प्रस्ताव भेजा कि भैया देश की सुरक्षा खतरे में है या देश का ये हिस्सा खतरे में है, हमें राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने की जरूरत है। प्रेसिडेंट के पास ये मैसेज आया, प्रेसिडेंट ने तुरंत एक्सेप्ट किया और उसके बाद प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई अब 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच में देश में नेशनल इमरजेंसी है, देश में राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, 1 महीने के लिए हो गया। पर अब अगर 1 महीने में हालात नहीं सुधर रहे तो फिर आगे कैसे एक्सटेंड करें? तो एक्सटेंड करने के लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। आगे किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा? पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है भाई, पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी, संसद की, पार्लियामेंट की अनुमति लेनी पड़ेगी, संसद की अनुमति लेनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, पार्लियामेंट का अप्रूवल, संसद की अनुमति जो है, इसे 1 महीने से एक बार में 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर देगी। तो अब पार्लियामेंट का मतलब क्या होता है? पार्लियामेंट का मतलब तुम सब जानते हो, लोकसभा एंड राज्यसभा। अब लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 लोग, 2/3 वोट, 2/3 वोट जो है, ध्यान से देखो, 2/3 वोट्स के थ्रू जो है यहां पर पास किया जाएगा इस प्रस्ताव को आगे। भाई प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं ताकि प्रोसेस दिमाग में बैठ जाए, ये मत सोचना कि अरे सर सेम चीज बता रहे हो, सेम चीज इसलिए बता रहा हूं ताकि बार बार दिमाग में घुसेगी। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद जो है
यानी प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उन्होंने रिटन रेजोल्यूशन भेजा प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि मना तो कर नहीं सकते, और उसके बाद डिक्लेयर कर दी, घोषणा कर दी कि भैया 1 जनवरी 2025 से नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है देश में या देश के किसी एक हिस्से में। अब बात यह कि यह सिर्फ 1 महीने के लिए है। 1 महीने बाद अगर पार्लियामेंट ने अप्रूवल नहीं दिया तो यह नेशनल इमरजेंसी वहीं खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और फिर से यहां से प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, आगे एक्सटेंड करना है तो उसमें टाइम लगता है। तो यहां पर यह बोला गया है कि एक बारी में 6 महीने के लिए अप्रूवल मिल जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत 2/3 वोट से, 2/3 वोट से, ध्यान से देखो, 2/3 वोट से डिसाइड करते हैं कि भैया एक्सटेंड करना है कि नहीं करना, तो लोकसभा और राज्यसभा जब 2/3 वोट से रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं, प्रस्ताव को पास कर देते हैं, प्रस्ताव को पास कर देते हैं, ठीक है, तो संसद पार्लियामेंट का अप्रूवल क्या है, ध्यान से सुनना मेरी बात। 1 महीने तक तो राष्ट्रपति के द्वारा ही है। अगर आपको फर्दर एक्सटेंड करना है नेशनल इमरजेंसी को, आपको लग रहा है कि हालात सही नहीं सुधर रहे हैं, तो भैया पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा 2/3 बहुमत से, जिसे बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी, विशेष बहुमत। तो याद रखो भाई, 2/3 वोट्स यानी स्पेशल मेजॉरिटी से अगर दोनों जगह पर, एक में भी नहीं हुआ ना, तो मतलब वो इमरजेंसी एक्सटेंड नहीं होगी। दोनों हाउसेस को 2/3 वोट्स, अपने सदन में जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे लोकसभा में 543 है, राज्यसभा में 245 है, अपने सदन के 2/3 वोट्स लोकसभा और राज्यसभा के अगर ये बोल देते हैं कि भैया देश में इमरजेंसी लगनी चाहिए, तो इमरजेंसी का टाइम पीरियड बढ़ के कितना हो जाएगा? 6 मंथ्स। और याद रखना 6 मंथ्स में राष्ट्रपति का जो वो 1 महीना है वो कैलकुलेट होगा, क्योंकि इमरजेंसी तो वहीं से लग गई। तो 1 जनवरी से लेकर, अब ध्यान सुनो, 1 जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक यह है 6 महीने के लिए नेशनल इमरजेंसी। और अब आपको लग रहा है कि सर 6 महीने में भी कुछ नहीं हो पाया, फिर तो बेटा फिर हर बार आप शुरू मत करो, अब यहां पार्लियामेंट से अप्रूवल लेते रहो। हर 6 महीने में अप्रूवल लेना पड़ेगा जब एक्सटेंड करनी है नेशनल इमरजेंसी। तो याद रखना बेटा, पार्लियामेंट अप्रूव करती है हर 6 महीने के लिए, 6 महीने से ज्यादा के लिए नहीं, 6 महीने के लिए अप्रूवल देती है। तो 1 जनवरी से लेके 30 जून तक, यानी 1 जनवरी से लेके 30 जून 2025 तक मान के चलो कि भैया ये इमरजेंसी लगी रहेगी, जैसे हमने एग्जांपल लिया उस हिसाब से। तो पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत जरूरी। तो यही समझ में आ गया तुम्हें, रिटन रेजोल्यूशन कहां गया? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट ने क्या किया? डिक्लेयर कर दी 1 महीने के लिए। अब 1 महीने के अंदर पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा ताकि उसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सके। तो पार्लियामेंट अप्रूवल कैसे देगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही अपने जितने सदस्य हैं उनके 2/3 वोट से वोट डालेगी, ठीक है भाई, और डिसाइड करेगी कि भाई एक्सटेंड करना चाहिए कि नहीं। अगर इधर से समझ में आ गया, इधर से अप्रूवल मिल गया 6 महीने के लिए, तो यहां पे अप्रूवल मिल जाएगा। और बाद में अगर कभी एक्सटेंड करना तो हर 6 महीने में ये वाला प्रोसेस, पार्लियामेंट वाला जो प्रोसेस है अपनाना पड़ेगा हर 6 महीने में। चलो, तो हमारा आंसर तो हो गया यहां पर प्रेसिडेंट। हमें यह भी पता चल गया कि इमरजेंसी कैसे डिक्लेयर की जाती है, और प्रेसिडेंट जब करते हैं तो 1 महीने के लिए, और 6 महीने हर बार आप एक्सटेंड करते रहो। और ये इनडेफिनिट टाइम्स आप कर सकते हो, इनडेफिनिट टाइम्स कर सकते हो, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है कि 3 ही बार लगा सकते हो, 4 बार लगा सकते हो, 5 बार लगा सकते हो, ठीक है भाई। तो कोई लिमिट नहीं है नेशनल इमरजेंसी की, ये जब भी शुरू होगी उसके बाद कब तक भी चल सकती है। जैसे इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ये 1962 वाली जो थी ना, चाइना के साथ जो हमारा बैटल हुआ था, सिनो इंडो वॉर बोलते हैं, जिसे सिनो इंडो वॉर बोलते हैं। सिनो इंडो वॉर जब हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, तो इमरजेंसी 1962 से 1968 तक चली थी, 1968 तक चली थी,
क्योंकि जैसे ही हम लोग 1962 के युद्ध से निकल के आए तो 1965 में पाकिस्तान के साथ हो गया, पाकिस्तान से जैसे ही निकल के आए तो वहां पे फैमिन आ गया, अकाल की स्थिति बन गई देश में, तो हमें मौका ही नहीं मिला, हमें मौका ही नहीं मिला। तो यहां पर मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि भैया 1962 में जो हमारी इमरजेंसी लगी है, ठीक है, ये बाहरी आक्रामकता के ऊपर लगी है। और याद रखना कि यहां पर ये 1962 से 1968 तक लगी है, तो कितने भी टाइम तक लग सकती है, ठीक है, बस हर 6 महीने में अप्रूवल लेते रहो। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखो सभी लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद निलंबित नहीं किया जा सकता? बताओ, ये हमने फंडामेंटल राइट्स में पढ़ा है, जल्दी जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया। तो अनुच्छेद 20 और 21 ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता हमारे नेशनल इमरजेंसी के दौरान। पहले तो ये समझ लो कि जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है, जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है या नेशनल इमरजेंसी लगती है, नेशनल इमरजेंसी लगती है, तो इन फंडामेंटल राइट्स, हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स उनको सस्पेंड किया जा सकता है। तो जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी अंडर आर्टिकल 352 या लगी है, तो उस दौरान फंडामेंटल राइट्स को अच्छा खासा नुकसान होता है। तो ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, उनको निलंबित किया जा सकता है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स को। पर देखो, सिर्फ 2 को नहीं किया जाता, बाकी किसी भी फंडामेंटल राइट को प्रेसिडेंट जो है वो खत्म कर सकते हैं हमारे लिए उस टाइम के लिए। बस 2 को खत्म नहीं किया जा सकता किसी भी सिचुएशन में, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। दो हमारे ऐसे फंडामेंटल राइट्स है जिनको खत्म नहीं किया जा सकता। तो फंडामेंटल राइट्स को कमजोर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है भाई। तो फंडामेंटल राइट्स को कमजोर किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। और ये कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है कि जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने कहां से लिया है? रशिया से। पक्का? देखो जरा, रशिया से कि जर्मनी से? जल्दी बताओ, याद है कुछ फाउंडेशन वालों? जर्मनी। अब अगर एक आधा भी बोल देता ना रशिया मेरे साथ, एक आधा भी रशिया बोल देता मेरे साथ, तो खेला कर देता मैं तुम्हारा। तो देखो भाई, नेशनल इमरजेंसी, तो थोड़े अटेंटिव रहो, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अब साला देश में इमरजेंसी लगी हुई है, पुलिस सारी चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, और तुम वहां पे जाके नारेबाजी कर रहे हो नेताजी के साथ में, अरे इंदिरा गांधी जी ये, इंदिरा गांधी जी वो, भारत सरकार मुर्दाबाद, ठीक है। दिमाग वैसे ही खराब हो रखा है एजेंसियों का, वो आएंगे तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे खामखा, ठीक है। तो इसीलिए सारे लगभग फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है, सिर्फ दो को छोड़ के सभी फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा सकता है। तो कौन से दो हैं? एक तो आर्टिकल 20 और 21। अब तुम बोलोगे सर ऐसा क्या है इनमें? तो बेटा आर्टिकल 20 में है, आर्टिकल 20 में है कि अगर आपके ऊपर दोष जो है सिद्ध हो जाए, आपने क्राइम किया है ये प्रूफ हो जाए, तो आपके ऊपर एक्शन तो होगा ही, पर वहां पे भी आपके पास 3 फ्रीडम्स हैं, उन फ्रीडम्स को खत्म नहीं किया जा सकता। भाई नेशनल इमरजेंसी में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? या तो उठा के कोई झूठा केस बना देंगे आपके ऊपर और आपको जेल में डाल देंगे, यही हो सकता है ना। नेशनल इमरजेंसी में क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है कि आपके ऊपर कोई झूठा केस बना दिया, आपके ऊपर कोई ऐसी फेक केस बना दिया, और उसके बाद आपको जो है पनिशमेंट दी जा रही है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको मरवा दिया जाए, है ना। 2 ही सिचुएशन हो सकती है, या तो जेल में डालेंगे इमरजेंसी के दौरान, या मरवा दिए जाएंगे। पर याद रखना,
आर्टिकल 20 आपको अगर जेल में भी ले जा रही है अथॉरिटी, सरकार आपको जेल में भी ले जा रही है, तो भी आपके पास यहां पे 3 अधिकार हैं अंडर आर्टिकल 20। पहला अधिकार यह है कि आपको जिस टाइम पर क्राइम के लिए यह बोला गया है कि भाई ये जो है अक्यूज्ड है, ठीक है भाई, तो जो भी दोषी है, मान लो जिसको भी दोषी बताया गया है, क्राइम के दोषी को, याद रखना बेटा, क्राइम के दोषी को उसी कानून के साथ या उसी कानून के थ्रू पनिशमेंट मिलेगी। ध्यान से देखो बेटा सभी लोग, क्या बता रहा हूं मैं, देखो आर्टिकल 20 में लिखा हुआ है पहली फ्रीडम कि क्राइम के दोषी को, अगर किसी ने क्राइम किया और उसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया, क्राइम के दोषी को उसी कानून के थ्रू पनिशमेंट मिलेगी जो उसके क्राइम करते वक्त लागू था, जो उसके क्राइम करते वक्त लागू था। ठीक है, यानी जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है उस टाइम पर जो लॉ है उसी के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगी। तो क्राइम के दोषी को उसी कानून के थ्रू पनिशमेंट मिलेगी जो उसके क्राइम करते वक्त लागू था देश में। अब जैसे मान लो मैंने किसी के हाथ पैर तोड़ दिए, आज के टाइम में 2024 में, और केस जो है चलता गया कोर्ट में, केस चलता गया, 2030 आ गया। अच्छा, जब मैंने क्राइम किया, हाथ पैर तोड़े, तो पनिशमेंट थी 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। मान लो 3 लाख की सजा और 3 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना, 1 लाख रुपए का फाइन। पर 2030 में मेरा केस जो है बंद होने को है। इस बीच लॉ चेंज हो गया कि जो इस तरह की हरकत करेगा उसे 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना भरना पड़ेगा। पर मेरे ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा वो, क्योंकि जब मैंने क्राइम किया उस वक्त 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए फाइन था। तो मैं आखिर में, चाहे 2035 में आए मेरा फैसला या 2036 में आए, मेरे को वही सजा मिलेगी जो मेरे क्राइम करते वक्त कानून लागू था उसके हिसाब से ही। तो पहली फ्रीडम तो आपके पास यही है कि जिस टाइम पे आपने क्राइम किया है उस टाइम पर जो लॉ है उसके हिसाब से ही आपको पनिशमेंट मिलेगी, नए किसी कानून के हिसाब से नहीं। तो पहली फ्रीडम यह है। दूसरी फ्रीडम यह है कि एक बार क्राइम करोगे तो उसकी एक ही बार सजा मिलेगी, यानी एक क्राइम 1 पनिशमेंट। तो एक बार क्राइम का एक ही बार पनिशमेंट। ठीक है भाई, यानी सेम क्राइम के लिए आपको 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, एक बार क्राइम तो एक बार पनिशमेंट। तो यानी नो डबल जियोपार्डी। तो डबल जियोपार्डी नहीं है, यानी कि एक ही क्राइम की वजह से 2 बार सजा नहीं मिलेगी, नो डबल जियोपार्डी। और तीसरा है कि आपको, यानी अक्यूज्ड को उसके ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बना सकते, अक्यूज्ड को उसके ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अक्यूज्ड को उसके ही अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता। अब मान लो मैं पुलिस में हूं और मैं किसी को शक के बेसिस पर उठा के ले आता हूं कि चल भाई ये मर्डर हुआ है, तू इसके आसपास घूम रहा था, तो हमें लगता है कि तूने मर्डर किया, चल हम तुझसे पूछताछ करेंगे। और हम वहां जाके उसको बोल रहे हैं तू ही एक्सेप्ट कर, तूने क्राइम किया, एक्सेप्ट कर, सच सच बता तूने क्राइम किया, एक्सेप्ट कर। तो मतलब आप अगर मान लो जिस बंदे ने किया है, कांड किया है, आप उसी को बोल रहे हो कि तू एक्सेप्ट कर। वो एक्सेप्ट कर भी लेगा तो उससे होगा क्या? एविडेंस चाहिए, किसी और ने देखा हो ये क्राइम होते हुए, या कोई आसपास था, या कोई सीसीटीवी है, या कुछ है। ठीक है भाई, तो सेम पर्सन को जिसके ऊपर आपको शक है कि भाई इसी ने क्राइम किया होगा, कांड किया होगा, तो उसको जो है उसी के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता, कोई दूसरा विटनेस ढूंढना पड़ेगा जिसने देखा हो। तो ये आर्टिकल 20 में है। तो आर्टिकल 20 को, यानी इन चीजों को सस्पेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। इमरजेंसी में भी उठा के जेल में डालोगे तो जेल में जाने के बाद ये सारी चीजें तो आपको मिलेंगी। तो आर्टिकल 20 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। और आर्टिकल 21 में है राइट टू लाइफ या राइट टू लिव, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार।
आर्टिकल 21 में। तो अगर सस्पेंड हो गया इमरजेंसी में राइट टू लाइफ या राइट टू लिव, तो फिर सरकार तो हमारे साथ कुछ भी कर सकती है, हमें मार सकती है कभी भी, क्योंकि राइट टू लिव ही हट गया। तो 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन एनी टाइप ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो भाई फंडामेंटल राइट्स पे असर तो पड़ता है, पर 20 और 21 पे असर नहीं पड़ता, बाकी को खत्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट। चलो आंसर तो हो गया। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी द इंटरनल इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष में आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया था? बताओ भाई। इंटरनल इमरजेंसी मैंने तुम्हें बताया और एक एक्सटर्नल बताया। तीन कंडीशंस के बेसिस पर इमरजेंसी लगती है, तीनों में से अगर कोई भी घटित हो रही है, जैसे पहली अगर युद्ध हो रहा है तो, दूसरा अगर किसी दूसरे देश ने हमें उंगली की हो, है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन, या फिर देश की अपनी जनता ही विरोध करे, वो भी हथियारों के साथ सशस्त्र विद्रोह कर दे। तो इंटरनल इमरजेंसी का मतलब है जब देश की अपनी जनता ही विद्रोह कर दे। तो भैया 1975 में इंदिरा गांधी जी की सरकार के अगेंस्ट, इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट लगभग पूरा देश इकट्ठा हो गया था। ठीक है, और तब उन्होंने इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी ताकि वो खुद सत्ता में बनी रहे, चीजों को संभालती रहे। तो 1975 में इंदिरा गांधी जी के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से किस वर्ष को आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया? तो याद रखना भाई, आंतरिक आपातकाल, इंटरनल इमरजेंसी, मैंने तुम्हें बताया था इंटरनल इमरजेंसी का मतलब सशस्त्र विद्रोह के आधार पर इमरजेंसी, सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह के बेसिस पर, सशस्त्र विद्रोह के बेसिस पर ठीक है भाई, सशस्त्र विद्रोह के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो उसे बोल देते हैं इंटरनल, और वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से हो तो एक्सटर्नल इमरजेंसी। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। और मैं एक चीज बताऊं आपको, देश में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगी, जैसे मैंने आपको बताया 1962 में, ठीक है, सिनो इंडो वॉर, चाइना और इंडिया का युद्ध, 1971 में इंडो पाक वॉर, और 1975 में आर्म्ड रेबेलियन, जनता सरकार के अगेंस्ट हो गई इसीलिए। यानी कुछ तो कांड किया होगा सरकार ने कि जनता अगेंस्ट जा रही है पूरे देश की, तो 1975 में आर्म्ड रेबेलियन। ठीक है, तो 3 ही बार हुई है हमारी नेशनल इमरजेंसी और तीनों बार अलग अलग रीजन से। तो सशस्त्र विद्रोह के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, उसे बोलते हैं इंटरनल इमरजेंसी, याद रखना बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, Which of the following fund can be used by the government of India in case of emergency or disaster? बताओ भाई, कौन से फंड का इस्तेमाल किया जाता है, कौन से फंड का इस्तेमाल किया जाता है जब इमरजेंसी आ जाए, यानी जैसे नेशनल इमरजेंसी की कोई सिचुएशन बन गई है, या फिर कोई डिजास्टर आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कौन से फंड का इस्तेमाल किया जाता है? ये शायद हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सभी लोग जल्दी से जवाब देंगे, हम जरा पानी वानी पी लें भाई।
हाँ भाई बताओ। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इमरजेंसी और डिजास्टर, बताओ भाई कौन सा फंड यूज कर सकती है? कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि, कंटिंजेंसी फंड, आकस्मिकता निधि। ठीक है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे। कंटिंजेंसी फंड, भाई देखो, एक तो होता है कंसोलिडेटेड फंड, आर्टिकल 266 में है। एक होता है कंटिंजेंसी फंड, आर्टिकल 267 में। ठीक है, ये आर्टिकल 266 ऊपर 267 में। भारत सरकार जनता से जितना भी टैक्स वसूलती है, भारत सरकार जनता से जितना भी टैक्स वसूलती है, या भारत सरकार अगर किसी अंतरराष्ट्रीय संस्था से लोन लेती है, या भारत सरकार ने किसी को लोन दे रखा है तो उस पर जो इंटरेस्ट आता है, सब कुछ आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। आर्टिकल 266 के अंदर जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है तो मनी बिल के थ्रू निकालना पड़ेगा, एक धन विधेयक के थ्रू निकालना पड़ेगा, जिसको दोनों हाउस पास करेंगे, फिर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देंगे, फिर पैसा निकलेगा, तो टाइम लग जाता है। और कंटिंजेंसी फंड का जो इस्तेमाल है, कंटिंजेंसी फंड का इस्तेमाल जो है वो ऐसी ही सिचुएशन में किया जाता है जब कोई डिजास्टर आ जाए, है ना, कोई आपदा आ जाए, या फिर इमरजेंसी लग जाए, देश में इमरजेंसी लग जाए, आपातकाल लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में कंटिंजेंसी फंड को यूज किया जाता है। तो याद रखना, कंटिंजेंसी फंड में अगर हमें वहां से पैसे निकालने हैं तो हमें वहां पर मनी बिल के तौर पर पेश करने की जरूरत नहीं, चीजों को, और वेट करने की जरूरत नहीं, वहां तेजी से काम होता है, क्योंकि कंटिंजेंसी फंड के जो हेड होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। तो कंटिंजेंसी फंड के हेड कौन? प्रेसिडेंट। ठीक है, हेड कौन है? कंटिंजेंसी फंड के हेड प्रेसिडेंट। पर प्रेसिडेंट डायरेक्टली पैसे थोड़ी निकाल के देंगे, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर एक फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, एक वित्त सचिव होता है, वो मैनेज करता है चीजों को। फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब है वित्त सचिव, एक सीनियर आईएएस ऑफिसर। ठीक है, फाइनेंस सेक्रेटरी का मतलब क्या है? आईएएस ऑफिसर, सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है फाइनेंस सेक्रेटरी। अब ये जो वित्त सचिव है, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर संभाल रहा है कंटिंजेंसी फंड को, ये जो वित्त सचिव है, याद रखना, जो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर संभाल रहा है कंटिंजेंसी फंड को, तो ये जो फाइनेंस सेक्रेटरी है, ये एक डिपार्टमेंट का हेड होता है, या एक डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है, भारत सरकार में एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो इसका डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स का एक वित्त सचिव, फाइनेंस सेक्रेटरी जो है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर कंटिंजेंसी फंड को मैनेज करता है। पर याद रखना, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है, वित्त मंत्रालय के अंदर है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर है वित्त मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स अफेयर है। ठीक है, और इकोनॉमिक अफेयर्स का जो एक सेक्रेटरी है, वित्त सचिव है, उसको बनाया जाता है प्रेसिडेंट का सबऑर्डिनेट, जो प्रेसिडेंट के कहने पर कंटिंजेंसी फंड से पैसा निकाल के आपदा में लगा देगा। तो याद रखना, कंटिंजेंसी फंड से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 267, और यहां पर आर्टिकल 266। ठीक है भाई, और याद रखना, अब तुम बोलोगे सर इसमें लिमिट कितनी होती है कंटिंजेंसी फंड में? क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड की तो कोई लिमिट नहीं, इतना पैसा है। तो कंटिंजेंसी फंड की फिलहाल जो लिमिट है वो 500 करोड़ है, पर इसको बढ़ाने की बात चल रही है, और इसको बढ़ा के 30,000 करोड़ करने की सरकार की मंशा है। 30,000 करोड़, यानी अगर अभी कभी कोई आपदा आए, जैसे लैंडस्लाइड आ जाए उत्तराखंड में, या बाढ़ आ जाए किसी राज्य में, या भूकंप आ जाए और नुकसान हो जाए, तो 500 करोड़ फिलहाल तो एकदम से रखे हुए हैं, निकाल के इस्तेमाल किया जा सकता है। पर यह अप्रूवल हो सकता है आगे जाके कि 30,000 करोड़ रुपए कंटिंजेंसी फंड में होंगे। ठीक है, 30,000 करोड़। तो यह सरकार की चेष्टा है, सरकार की इच्छा है कि ऐसा हो। फिलहाल 500 करोड़। ठीक है भाई,
चलो, तो आंसर हो गया कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जाता है भारत सरकार के द्वारा आपदा या आपातकाल की स्थिति में। आर्टिकल से याद रखना है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीजन फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ अ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। अब तो तुम्हें डिस्कस करके बता दिया सारा कुछ। गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग बेटा। बस खत्म होने वाला है, खत्म होने वाला है। ऑल ऑफ दी अबव, बिल्कुल। वॉर की सिचुएशन में भी नेशनल इमरजेंसी लग सकती है, सशस्त्र विद्रोह की सिचुएशन में भी, एक्सटर्नल एग्रेशन की सिचुएशन में भी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया डिक्लेयर्ड? मैंने बताया था तुम लोग 1962 में पहली इमरजेंसी लगी थी सिनो इंडो वॉर की वजह से। सिनो मतलब चाइना, तो सिनो इंडो वॉर की वजह से फर्स्ट इमरजेंसी लगी थी और ये 1968 तक रही थी। 1968 तक रही थी, तो 1962 से 68 लगातार लगी रही, क्योंकि बीच में युद्ध भी हुआ और बीच में अकाल वाली सिचुएशन भी आई। ठीक है, तो 1962 में पहली बार देश में नेशनल इमरजेंसी लगी। ठीक है, और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। जब लगी थी उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जब लगाई गई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। हु इम्पोज्ड द नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? तुम सब जानते हो किसने नेशनल इमरजेंसी इंपोज की है? इंदिरा गांधी जी ने की है 1975 में। 1975 में वही पीएम थी, प्रधानमंत्री थी उस टाइम पे। अटल बिहारी वाजपेयी जी कब थे प्राइम मिनिस्टर? बताओ भाई। आई के गुजराल कब थे? 1997 से 1998, लगभग एक साल के लिए। नरसिम्हा राव जी 1991 से 96 के लिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी कब तक थे भाई? 1999 से 2004 तक। और इंदिरा गांधी जी तो 2-3 टेन्योर काटी है। तो याद रखना बेटा, इमरजेंसी 1975 में लगी थी लास्ट, और इनमें से कोई भी उस टाइम पे नहीं है, तो इंदिरा गांधी जी हुई। आंसर हमारा डी। ठीक है। What is the maximum duration for which a national emergency can remain in force without the approval of parliament? अगर संसद की मंजूरी ना मिले तो नेशनल इमरजेंसी अधिकतम कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर और उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी उनका जो कैबिनेट है, वो तो रिटर्न प्रस्ताव भेज देगा राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति डिक्लेयर भी कर देंगे, पर पार्लियामेंट के अप्रूवल मिला बिना, क्या बोल रहा हूं मैं, मिले बिना मिले बिना बताओ जल्दी से, अप्रूवल मिले बिना कितने टाइम तक रह सकती है? जल्दी बताओ। 1 मंथ, बहुत बढ़िया, 1 महीने। और अगर अप्रूवल नहीं मिला तो 1 महीने बाद ये खत्म हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा से प्रोसेस अपनाना पड़ेगा शुरू से। ठीक है। बाकी जब एक्सटेंशन मिलता है, मुझे एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो, अगर एक्सटेंशन मिलता है तो कितने महीने का मिलता है? अगर संसद का अप्रूवल मिल गया तो एक बारी में कितने महीने का एक्सटेंशन मिलेगा? एक बारी में पार्लियामेंट के थ्रू कितने महीने के लिए बढ़वा सकते हैं? जल्दी। 6 मंथ्स। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस कैन नॉट अकर ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? बताओ भाई, इनमें से कौन सा काम जो है नहीं हो सकता जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो? ऑल ऑफ द अबव तो नहीं हो सकता, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21। 20 और 21 को छोड़ के बाकी सभी फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद द यूनियन गवर्नमेंट। जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगती है तो स्टेट की सारी पावर्स, स्टेट की जो पावर्स है, स्टेट की जो सारी पावर्स, अब 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों की जो सारी पावर्स है वो ट्रांसफर हो जाती हैं सेंटर के पास। याद रखना, जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगी, स्टेट की जो पावर्स हैं वो ट्रांसफर कर दी जाएंगी सेंटर के पास, और सेंटर पूरे देश को संभालता है। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को संभालती है। तो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर विद द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास सत्ता का केंद्रीकरण, यानी राज्यों की जो पावर्स है वो भी किसके पास चली जाती है? सेंटर के पास। तो ये भी सही है। डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट असेंबली, जब नेशनल इमरजेंसी लगी हो
तो किसी भी राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाता। राज्य की विधानसभा को भंग नहीं किया जाता, बस उनसे पावर छीन ली जाती है और पावर सेंटर के हाथ में आ जाती है। सेंटर ही कानून बनाता है राज्यों के लिए, सेंटर ही उन कानूनों को इंप्लीमेंट करता है, राज्य सरकारें नहीं काम करती उस टाइम पे। तो ये जो है, ये देखो ध्यान से, डिसोल्यूशन ऑफ द स्टेट असेंबली, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। वैसे तो यहां ऑल ऑफ द अबव भी हो गया, ठीक है, रेलवे के ऑप्शन ही ऐसे, मैं क्या करूं, उपरोक्त सभी, देखो उपरोक्त सभी तो तीनों तो नहीं होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, सिर्फ सी, सिर्फ सी। तो सिर्फ सी है जो नहीं हो सकता, किस टाइम पे, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पर, बाकी ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है भाई, चलो, तो इस तरीके से हमारा नेशनल इमरजेंसी का जो टॉपिक है बच्चों वो यहां पर खत्म होता है। और कल हम पढ़ेंगे स्टेट इमरजेंसी और हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी, कल इमरजेंसी वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। और किसी को डिटेल में सारी चीजें पढ़नी, क्योंकि यहां तो हम कर रहे हैं प्रश्न उत्तर के तौर पर, क्वेश्चन आंसर के तौर पे, तो मे बी उस सिस्टमेटिक फॉर्म में नहीं आएंगी चीजें, ऑब्वियस ही बात है, जिस तरह से फाउंडेशन में पढ़ा जाता है। तो जो भी फाउंडेशन में पढ़ना चाहता है पूरे सीक्वेंस में, पूरा एक सिस्टमेटिक वे में और बहुत डिटेल्ड कंटेंट के साथ, तो दे कैन ज्वाइन दिस बैच और आराम से तैयारी कर सकते हैं। तो आज का सेशन अभी यही खत्म करते हैं, ज्योग्राफी की क्लास में मिलते हैं 5:30 बजे। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू, मिलते हैं बच्चों।